हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं अपना एमपीपीएससी का सीरीज़, और इसमें हम लोग देखेंगे अपना पॉलिटी। और इसमें जो है हम लोग क्या कवर कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जो है हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपके यूपीएससी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। उससे पहले जो है हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कवर किया था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जितने सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडीज़, और फिर हम लोग जो है स्टेट का जो बॉडीज़ होता है, जैसे कि अगर एमपीएससी मतलब हम लोग अगर एमपी के रिस्पेक्टिव में देख रहे हैं तो यहाँ का जैसे मध्य प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंटर के सारे अथॉरिटीज़ को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टेट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने कोशिश किया है पिछले 2 लेक्चर में कि आपको एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो मतलब, क्योंकि बेयर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से जो होता है क्या कि आपको सबसे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलता है रादर देन रीडिंग अ बुक। क्योंकि किसी बुक को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो तोड़ के दिए हुए रहते हैं, तो आपको क्या होता है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता होता है। और कभी कभी आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस जो है वो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के स्टेटमेंट पर जो है वो आ जाता है। तो इसी कारण हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से देखें। और उसके बाद आपको याद है कि फाइनली हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग जो है पूरी तरह से जो है उसको उस टेबल, वो टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें जैसे कुछ कि जैसे हमने देखा कि क्वालिफिकेशन है या फिर क्या आपका जो स्ट्रेंथ है फाइनेंस कमीशन का वो कितना होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है, या फिर उनका रिमूवल कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में लास्ट में दे देते हैं कि अगर आपको जब ये आप मतलब ये जो लेक्चर्स आप बाद में कभी रिवाइज करेंगे तो अगर आप उस टेबल को भी सिर्फ देख लें तो आपका काम हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन जो आपका कंस्टिट्यूट हुआ था दैट वाज 15 फाइनेंस कमीशन, आप जानते होंगे, जिसके चेयरमैन जो थे वो थे एनके सिंह। ठीक है, तो इनके बाद इनका इनका कमेटी का जो है कुछ रिकमेंडेशंस था, वो भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है, टीओआर किसको बोलते हैं, बेसिकली जो हम लोग जो मतलब टैक्स का डिवोल्यूशन होता है वो किन टर्म्स पे होता है, तो इसी को टीओआर कहते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपको ये सब क्वेश्चंस, ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे बताने का इसलिए मतलब है क्योंकि स्टेट पीसीएस में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए फाइनेंस कमीशन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, 280, 281, 282, काफ़ी क्लोज आपको ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। तो आपको एग्जैक्ट आर्टिकल पता होना चाहिए कि आर्टिकल 280 जो है इट डील्स विद द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का लिया हुआ स्टेटमेंट है यहाँ पर डायरेक्टली। तो हम लोग स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट शैल विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था उस समय की बात है, अब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आगे देखते हैं। एंड देयर आफ्टर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th ईयर, मतलब उसके बाद जब उसने बन गए, मतलब जब फर्स्ट टाइम बनाया था उसके बाद हर 5 साल पर जो है, और सच अर्लियर टाइम मीन्स अगर उससे पहले भी, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि उससे पहले भी फाइनेंस कमीशन का जरूरत है, तो बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन विच शैल कंसिस्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, यानी कि बेसिकली मतलब जो गवर्नमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो वो जो है उसको कंस्टिट्यूट करना रहता है। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट को अगर कभी या गवर्नमेंट को पहले लगे कि फाइनेंस कमीशन हमें पहले कॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, और यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो है स्ट्रेंथ आप या कॉम्पोजिशन ऑफ जो है फाइनेंस कमीशन दे दिया गया है। कैसे, यहाँ पर देखिए, वी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए, इस तरह का चीज़ को यहाँ पर जो है हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब बनेगा, क्योंकि हम लोग सारा चीज़ जो है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही पढ़ने का कोशिश करते हैं, कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंस कमीशन इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे ये लाइन पूछ दिया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है ये पता हो, और ये क्योंकि दिया हुआ है कि चेयरमैन होंगे और 4 अदर मेंबर्स होंगे फाइनेंस कमीशन में, तो ये आप स्टेटमेंट बिल्कुल सही कर देंगे कि आपका जो है बेसिकली स्ट्रेंथ जो है फाइनेंस कमीशन का वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब बहुत सारा हमने इससे पहले अर्लियर देखा था कि क्या होता था कि आपका जो, जैसे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पढ़े थे, तो वहाँ पर कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ था। वहाँ पे दिया हुआ था कि वो जो है, जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट देखा था उसमें था कि सी एंड नॉट मोर देन 3 जो था वहाँ पर। ठीक है, नॉट मोर, तो वहाँ पर देखा था कि हमने एक्चुअली एक्ट में जो है आपका ईसीआई एक्ट में जो है दिया हुआ था कि कितना आपके इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं। लेकिन फाइनेंस कमीशन में क्या दिया हुआ है कि आपके एक चेयरमैन रहेंगे और 4 अदर्स मेंबर रहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका जो है एक तरह से स्ट्रेंथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही
दे दिया गया। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो 280 का जो आपका पार्ट 2 है, दैट इज पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन। देखिए यहाँ पर अगेन पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शैल बी सेलेक्टेड। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए पार्लियामेंट में बाय लॉ मतलब पार्लियामेंट जो है थ्रू लॉ ये डिसाइड, लॉ में जो है वो दे देगी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके मेंबर्स का। तो यहाँ पर अगेन जो है यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि क्वालिफिकेशन जो है ऑफ फाइनेंस कमीशन मेंबर्स इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाय लॉ। और हम लोग आगे देखेंगे कि ईसीआई एक्ट में जो है, जो अभी हम लोग आगे जस्ट देखने वाले, सॉरी ईसीआई बोल रहे हैं, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1951, उसमें जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्ट है वहाँ पे एज पर द प्रोविजंस कंटेंट इन द फाइनेंस कमीशन Miscellaneous Provisions Act 1951 and the Finance Commission Salaries and Allowances Rules 1951, the chairman of the, यहाँ पे देखिए conditions क्या मतलब qualifications दिया हुआ है, the chairman of the commission is selected from among persons who have had experience in public affairs। ठीक है, जो भी चेयरमैन है वो उनको पब्लिक अफेयर में जो है थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो 4 अदर मेंबर्स है आर सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द पर्सन्स। अब कौन कौन हो सकते हैं, तो सबसे पहला है कि क्या है, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ, यहाँ पर पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखेगा ये। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका है क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट और स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंसेज एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट और वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और जो चौथा है दैट इज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस दिए हुए हैं कि जो मेंबर्स जो हैं इन सब में से कुछ हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है क्लियर कट मेंशन्ड है कि कंडीशंस जो मतलब क्वालिफिकेशंस आप बोल सकते हैं बेसिकली जो मेंबर्स का होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ मेंशन्ड है, आपके एफसीआई एक्ट में है। ठीक है, 1951। तो इस चीज़ का अगेन ध्यान रखिए यहाँ पर कि कौन सा चीज़ जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और कौन सा चीज़ जो है आपके एक्ट में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग एफसीआई एक्ट को एक बार देख लें 1951 में, तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है, अगर आप पॉइंट, बहुत सारा बड़ा एक्ट है, इसको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगेन देखिए हमने जो अभी हम लोग नेक्स्ट जो टेबल देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट आता है कि रिमूवल या डिसक्वालिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर आपका जो 5 पॉइंट पे जो है जो एफसीआई एक्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ कमीशन, अ पर्सन शैल बी disqualified for being appointed as or being a member of the commission if he is of unsound mind, he is undischarged insolvent, if he has been convicted of an offense involving moral turpitude, or if he has such financial or interest as it likely to affect prejudicially his functions as a member of commission। तो ये 4 पॉइंट्स है जिस पर जो है एक मेंबर ऑफ कमीशन को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर अगेन ये डिसक्वालिफिकेशन का जो चीज़ है ये आपके एक्ट में दिया हुआ है या स्टैच्यूट आप बोल सकते हैं, ना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखते हैं 6 पॉइंट में क्या दिया हुआ है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स एंड एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट का बात हो रहा है। तो एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड, यहाँ पर देखिए फॉर सच पीरियड जो है एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब देखिए प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर हमने कहा था कि वो फाइनेंस मतलब फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करते हैं, तो उसी ऑर्डर में जो है टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन को भी जो है स्टेट कर दिया जाता है। तो अगेन जो है टर्म ऑफ ऑफिस जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ रहता है, वो जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर अपने हिसाब से जो है वो मतलब अपने ऑर्डर में जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर जो है अगेन आपके एफसीआई एक्ट में दिया हुआ है। कंडीशन ऑफ सर्विसेज बेसिकली क्या होता है कि उनका मतलब सैलरी क्या होगा, रेम्यूनरेशंस क्या होगा, वो सब चीज़ जो है इस पर दिया हुआ रहता है। तो ये सब जो है कंडीशंस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको जो है एक बार समराइज कर देते हैं। अगेन जो हम लोग हमारा जो मेन एम रहता है कि उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कर दें। तो सबसे पहले क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, अगेन जो है आपका चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स हैं। तो कहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और यहाँ पर स्पेसिफिक्स क्या है कि चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन अभी हमने जस्ट देखा कहाँ आपके स्टैच्यूट और मतलब या कि आपके एफसीआई एक्ट में दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या है स्पेसिफिक्स में अगर बोलेंगे तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मतलब हाई कोर्ट जज का जो होता है वो होना चाहिए, या फिर कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, या फिर जो कोई फाइनेंशियल पोस्ट होल्ड किए हुए हैं। तो ये सब जो कंडीशन है उसको आप देख सकते हैं। वैसे अगर आपको याद नहीं है चारों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशन या क्वालिफिकेशन है फॉर अपॉइंटमेंट दैट इज गिवन इन एफसीआई एक्ट 1951। उसके बाद देखिए टर्म ऑफ ऑफिस, अगेन स्टैच्यूट में ये डिफाइंड है कि प्रेसिडेंट जो अपने ऑर्डर में जितना लिखेंगे जितना दिन के लिए उतने दिन के लिए जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो वर्क करेगा। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट का बात हुआ, अभी जस्ट हमने देखा कि यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट का देखिएगा तो प्रोवाइडेड दैट ही यहाँ पर अपॉइंटिंग
बट शैल भी यहाँ पर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पर देखिए कि फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका जो है वो रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ कहाँ दिया हुआ है आपके स्टैच्यूट या एक्ट में, ठीक है। उसका देखिए एक्सपेंडिचर का बात होता है। अब एक्सपेंडिचर के बाद में देखिए क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ कहीं स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है कि इनका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए आप हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज होता है, ठीक है, और एक जो है आप जिसको जिसको वोटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है जो हमने देखा था। तो चार्ज एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, जिसको सिर्फ आप डिस्कस कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा एक्सपेंडिचर इंडिया पे जो है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो है चार्ज रहता है। तो अब यहाँ पर इनका जो एक्सपेंडिचर है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो आपको क्या है कि कहीं क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए कि द एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इस स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हैं, रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी मेंशन नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक जो इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या है जो इंडिया के कंडीशन में जो है कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है वो चार्ज है CFI पे। तो सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट्स इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, जो भी प्रेसिडेंट के जो मतलब पेंशन जो उनका सैलरी अलाउंस होता है वो सब जो है। उसके बाद चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो चेयरमैन है और डेप्यूटी चेयरमैन और स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, इनका जो सैलरी अलाउंसेस होता है ये चार्ज होता है। इसके बाद क्या है, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, SC जजेस जो होते हैं उनका जो है सैलरी अलाउंस पेंशन जो है वो चार्ज होता है। इसके अलावा देखिए पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, यहाँ पर देखिए सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो है वो आपका किस पे होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर होता है। लेकिन इनका जो पेंशन है, ये बात ध्यान रखिए, देखिए UPSC या स्टेट PCS जो है हमेशा मतलब एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन पूछने का उन लोग को मतलब उन लोग ये ट्राई करते हैं कि आपको कंफ्यूज कर दे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे पेंशंस ऑफ हाई कोर्ट जज है ये CFI पे चार्ज है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो सैलरी अलाउंस एंड पेंशन है, अगेन ये जो है चार्ज है किस पर, CFI पर। तो यहाँ पर अभी हम लोग जब कैग ऑफिस पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग एक बार देखेंगे, लेकिन आपको अगर यहाँ पर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC। जस्ट हमने अभी UPSC के में जो है टेबल में देखा था कि वहाँ पर उनका जितना सैलरी था दैट वाज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि स्पेसिफिकली दिया हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब जो सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगती हैं, ठीक है, ऑफिस ऑफ जो कैग को चलाने के लिए भी जो आपका जो एक्सपेंसेस आता है उसका, और UPSC इंक्लूडिंग सैलरी अलाउंस पेंशन ऑफ द पेंशन सर्विंग इन दिस ऑफिस, मतलब पर्सन्स सब, मतलब जो भी वहाँ पे स्टाफ्स का जो खर्चा आता है ये आपके सुप्रीम कोर्ट में, कैग के ऑफिस में और UPSC में, वो भी दैट इज चार्ज ऑन CFI अगेन। तो ये आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए ये सब तो हो गया सैलरी अलाउंसेस। इसके अलावा क्या होता है, द डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस, रिडेम्पशन चार्जेस। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होती है कि आपका जो है लोन लेती है, ठीक है, तो लोन पर क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट को भी जो है वो चार्ज कर दिया गया है आपका एक तरह से CFI पे, क्योंकि उसमें भी जानते हैं डिफ़ॉल्ट करना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद क्या है, एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ द कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट कोई और एक्सपेंडिचर जो है उसको डिक्लेयर कर सकता है चार्ज। लेकिन इसके अलावा क्या है कि एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, मतलब अगर किसी जजमेंट में जो है ये किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ मतलब उसको कुछ फाइन फी या देना है, तो वो भी जो पैसा है दैट इज चार्ज ऑन CFI। तो ये सब जो है चार्जेस आपके मतलब एक तरह से चार्ज हैं CFI पे, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी जो है आपका चार्ज नहीं है एक्सपेंसेस, और क्वेश्चन जो है आपसे उससे बन सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर तो हमने बात कर ली फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका सैलरी, ये सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि इसका ड्यूटी क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने आर्टिकल 283 में देखेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पर बात देखिए, ये जो है क्या, ये एक तरह से रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट को देते हैं। अब क्या है इसमें किस किस चीज़ पे रिकमेंडेशन देते हैं, तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस। अब यहाँ पर एक इकॉनमी का ऐसे कंसेप्ट है जो कि मैंने कर रखा है। अगर आप MPPSC का अगर पेड कोर्स आपने लिया होगा तो वहाँ पर इकॉनमी में जो है हमने पूरा टैक्सेशन किया था। तो टैक्सेशन में एक टर्म आया था प्रोसीड ऑफ टैक्सेस। तो बेसिकली प्रोसीड ऑफ टैक्सेस क्या होता है कि आपका जो टैक्स रेवेन्यू आपने कैलकुलेट किया है उसमें अगर आप टैक्स मतलब कलेक्ट करने का अगर कॉस्ट को माइनस कर दें तो उसको बोलते हैं टैक्स प्रोसीड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका यूनियन, अब अगेन एक टर्म इसमें आता है डिवॉल्यूशन, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और ये बेसिकली इकॉनमी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर
डिवाइडेड बिटवीन अंडर दिस चैप्टर एंड एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ द सच प्रोसीड्स। होता क्या है कि यहाँ पर जो सेंटर का जो टैक्सेस होता है, जैसे आपका इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, जीएसटी, तो सेंटर अपने शेयर का जो है जो टैक्स होता है उसमें कुछ मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे टैक्सेस का कुछ परसेंट जो है वो डिवॉल्व कर देता है टू स्टेट्स, ठीक है, जिसको वर्टिकल डिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ये करीबन कितना होता है, 41% होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसमें 41% जो है ये डिवॉल्व कर देता है। तो अब ये बात होता है कि ये डिवॉल्व जो है वो कितना करेगा, 41, 42, 45, 47, ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इनको जो है एक बोला जाता है, इनको बोला जाता है बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब क्या हुआ कि जो आपका टैक्स का जो मतलब जो पैसा आता है वो कितने अच्छे से शेयर हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इसके लिए जो जितना भी मतलब आप कह सकते हैं प्रबंध या रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंस कमीशन करता है। एक तरह से ये वॉचडॉग भी है, या ये वॉचडॉग तो बेसिकली नहीं है क्योंकि ये रिकमेंडेशन इसका होता है, लेकिन ये जो है सारा क्राइटेरिया यही सेट करता है कि कैसे जो है आपका टैक्स जो है वो डिवॉल्व होगा, और अगर टैक्स डिवॉल्व हो रहा है तो वो अमंग स्टेट्स कैसे डिवाइड होगा। जैसे 41% तो हमने क्या किया, सेंटर से स्टेट में डिवॉल्व कर दिया, लेकिन अब स्टेट्स के बीच में जो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी के लिए जो आता है आपका टर्म ऑफ रेफरेंस आता है, जिसको हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ये हम इस चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आगे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा क्या काम होता है। द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड। अब देखिए कुछ ग्रांट्स होता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को देती है, तो वो किस मैनर में या किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, ये भी जो है आपके फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है डिसाइड करती है। तो ये अगेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बात हो जाता है, क्योंकि ग्रांट्स आप जानते हैं बहुत बड़ा पार्ट है जो कि स्टेट्स को मिलता है फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद क्या है, द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सीएफएस का बात हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, to supplement the resources of the panchayats in the state on the basis of recommendations made by the finance commission of the state। यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है कि जो आपके पंचायती राज हैं वहाँ पर जो आपका जानते हैं कि उनको क्या मतलब उनको कितना टैक्स कलेक्शन का उनको पावर मिलेगा, या कितना पैसा उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है मतलब स्टेट की तरफ से पैसा मिलेगा। तो ये सब चीज़ को इंप्रूव करने के लिए जो है वो क्या करती है, आपका सीएफ मतलब फाइनेंस कमीशन भी जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, और ये किस में करती है, मतलब ऑन दी रिकमेंडेशन बेस्ड ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। अब फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट का जो रिकमेंडेशन हुआ है उसको उसमें जो उसको ऑगमेंट करने के लिए या उसको इंप्रूव करने के लिए कि कैसे जो है रिसोर्सेज का बहुत अच्छा से डिस्ट्रीब्यूशन हो बिटवीन स्टेट एंड पंचायत, इसको जो है फाइनेंस कमीशन ही देखता है। ठीक है, उसके बाद द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज। अगेन जो म्यूनिसिपैलिटीज होता है जो कि आपका अर्बन लोकल बॉडीज है, वहां पर भी जो आपका जो टैक्सेस का डिवॉल्यूशन है या जो उनको पैसा देना है उनके फंक्शनिंग के लिए, इसके लिए भी जो है आपका जो फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट रिकमेंड करती है उसी चीज़ को इंप्रूव करने के लिए जो है फाइनेंस कमीशन भी काम कर सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। ये तो हमेशा हर जगह एक क्लॉज दिया हुआ रहता है कि या तो पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट जो है अगर कुछ एक्स्ट्रा उनको वर्क या ड्यूटी देना चाहते हैं तो वो फाइनेंस कमीशन जो है वो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। चलिए अब जो है ये फर्स्ट बात जो हमने फिस्कल फेडरलिज्म का बात किया था इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे एनके सिंह। अब इन्होंने क्या किया, अभी हमने जस्ट देखा कि आपका जो ये जो देखिए डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस आपको दिख रहा है, बेसिकली होता क्या है, इसका कंसेप्ट आप समझने का कोशिश करिए कि अगर जैसे सेंटर है वो क्या क्या लेती है, आपका डायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स लेती है, कॉरपोरेशन टैक्स लेती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका क्या, और जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम लोग देखें तो जीएसटी लेती है। ठीक है, तो ये सब टैक्सेस जो है ये सब टैक्सेस कहाँ से ले रही है, ये मतलब सिटीज़न ऑफ इंडिया से ले रही है। और सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ रहते हैं, स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, तो अब स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन स्टेट्स में ये रहते हैं मतलब सारे स्टेट में रहते हैं, लेकिन अपना इनकम जैसे इनकम टैक्स है वो पूरी तरह से सेंटर ले लेता है। ठीक है, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स है, जो कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं वो पूरी तरह से सेंटर के पास चला जाता है। तो अब क्या होता है, सेंटर का एक ऑब्लिगेशन होता है कि ये पैसा क्योंकि हमने सारे स्टेट से ही लिया है एक तरह से, तो इनका कुछ पार्ट जो है हम लोग को स्टेट को देना पड़ेगा। अब देखिए स्टेट का अपना भी टैक्स कलेक्शन होता है, वो अलग पैसा है। ठीक है, उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो सेंटर का जो टैक्सेस कलेक्शन हुआ है उससे कितना पार्ट जो है स्टेट को देना है, इसी को बोलते हैं वर्टिकल डिवॉल्यूशन। अब इसी को जो मतलब इसमें हम देखा इसका जो प्रिंसिपल्स है वो कौन सेट करता है, आपका फाइनेंस कमीशन ही अभी, कि किस तरह से जो है आपको कितना टैक्स जो है डिवॉल्व करना है। तो अभी करेंटली जो है दैट इज 41% डिवॉल्यूशन है, और इसी जो पूल ऑफ टैक्सेस मतलब कि इस बॉक्स को आप एक तरह से इसको बॉक्स समझ लीजिए, इसके अंदर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी सब आ जाते हैं। सिर्फ क्या
कौन सा चीज़ इसके बाहर रहता है, सरचार्ज और सेस। इसके बारे में हमने इकॉनमी में बहुत अच्छे से डिटेल में किया हुआ है, अगर आप मतलब हमारा कोर्स लिए होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर समझ लिए कि सरचार्जेज और सेस जो है इसमें नहीं होता है, इसके अलावा सारा टैक्सेस जो है इस डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में आता है। अब देखिए इसका जो है 41% जो है फाइनेंस कमीशन ने डिवॉल्व कर दिया। ये तो हो गया कि चलिए मान के चलिए 100 रुपये था तो 41 रुपये जो है वो उन्होंने स्टेट्स को दे दिया। अब ये 41 रुपये जो है अमंग स्टेट्स कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये था वर्टिकल डिवॉल्यूशन, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए जो है फाइनेंस कमीशन ने कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस को जो है वो सेट किया है, कुछ क्राइटेरिया बेसिकली सेट किया है। तो इसमें क्या है, देखिए इनकम पहला है आपका क्राइटेरिया, जिस मतलब अब वेटेज असाइन कर दिया गया हर क्राइटेरिया को, और इस पर देखा जाएगा कि किस स्टेट का जो है सबसे ज़्यादा स्कोर है। जिस स्टेट का सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा उसको जो है सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा इस 41 रुपये से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जैसे इनकम डिस्टेंस का बात होता है, तो इनकम डिस्टेंस बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका अगर आप उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट होगा और जो सबसे पुअर स्टेट होगा, ठीक है, उसके बीच का जो गैप होगा उस पर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, अब उसका अगर पर कैपिटा जो है आप कैसे कहिए कि इनकम बहुत कम है, जो सबसे डेवलप्ड स्टेट्स है, तो उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा क्योंकि उसको 45% वेटेज मिला, मतलब इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉपुलेशन का भी है क्या कि जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और इसको वेटेज कितना दिया गया है 15%। देखिए यहाँ पर जो था क्या, ये अब ये जो चेंज हो गया 2011, इससे पहले जो था 14th फाइनेंस कमीशन में जो ये सब टर्म्स था बेसिकली ये बेस्ड था 1971 सेंसस पे। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1971 से लेके 2011 तक बहुत सारा पॉपुलेशन डेमोग्राफी में चेंज आया, खास करके सदर्न स्टेट्स में आपके जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु है, इन्होंने क्या किया, यहाँ ने बर्थ कंट्रोल मेजर्स इन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो इसकी वजह से इनका पॉपुलेशन जो है वो घट गया। ठीक है, तो अब जब पॉपुलेशन घट गया तो इनका ये जो परसेंटेज शेयर था ये भी घटने लगा। तो जब आपका 2011 का पॉपुलेशन को कंसिडर किया जा रहा था तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कंटेस्टेड इशू था कि ये पॉपुलेशन को कंसिडर ना किया जाए, क्योंकि अब जो है साउथ का पॉपुलेशन घट गया था। तो इसी कारण हो क्या रहा था कि साउथ वालों को साउथ स्टेट्स को लग रहा था कि उनको पैसा अब कम मिलेगा क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कम कर लिया। लेकिन एक तरह से तो उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि उन्होंने बर्थ कंट्रोल को मतलब एक तरह से कंट्रोल में कर लिया, फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल में कर लिया, तो जो बेसिकली कंट्री के लिए रिक्वायर्ड था, तो उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन उसके वजह से उन लोग क्या हो रहा था कि उन लूजिंग साइड पे हो जा रहे थे। तो इसी के लिए जो है एक टर्म हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अगर आप पॉपुलेशन 2011 का ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या है, हम एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस लेंगे कि जो भी स्टेट्स डेमोग्राफिकली वाइज अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको जो है 12.5% वेटेज हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो अगेन जो है यहाँ पर जो है सदर्न स्टेट्स को कुछ फायदा हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया पॉपुलेशन डेमोग्राफी का समझ गए। इसके अलावा देखिए क्या है, एरिया ऑफ द स्टेट को भी 15% जो है वो वेटेज मिलता है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अगेन कि आपका 15% जो है एरिया, जो भी स्टेट जितना बड़ा है उसके हिसाब से उसको मिलता है। इसके अलावा क्या है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, दैट इज 10%, और इसके बाद टैक्स एफर्ट है बेसिकली कि टैक्स कलेक्शन या टैक्स का यूटिलाइजेशन कितने अच्छे से स्टेट कर रहा है, उसको दिया जाता है 2.5%। तो ये बेसिकली टर्म ऑफ रेफरेंस था। इसी पर जितना भी स्कोर आएगा, जितना भी आपका स्कोर आता है उसी पे बेस्ड आपको जो ये 41, अगर 100 रुपीज़ था स्टेट के पास तो उन्होंने सेंटर के पास, तो उन्होंने 41 रुपीज़ डिवॉल्व कर दिया। अब इस 41 से आपको कितना मिलेगा इस स्कोर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो था हमने फाइनेंस कमीशन का क्या देखा, इंपॉर्टेंट उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस था उसको देखा। उसके बाद हमने टर्म ऑफ रेफरेंसेस भी देखा जो कि इंपॉर्टेंट सबसे, अगर आपसे फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आता है तो आपसे एन के सिंह कमेटी के बारे में पूछा जाएगा जो कि 15 फाइनेंस कमीशन था, और इस पर ये सब जो टर्म्स बनते हैं कि टीओआर में जो है आपके कौन कौन से क्राइटेरिया लिए हुए हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसा ही कवर करेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है इस सिर्फ MPPSC के लिए नहीं, आप कोई भी स्टेट PCS का एग्जाम दे दें, हर जगह जो है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस लेक्चर को जो है आप अपने, या तो इसका PDF अवेलेबल होगा, आप जो है उसको इससे जो है एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और क्विक रिवीजन में आपको क्या करना है, जैसे हमने कहा कि इम्फेसिस आपको कहाँ करना है, जो आपका टेबल दिया हुआ है उस टेबल को एक बार जरूर देख लें आप। जैसे हमने आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी दिया था, उसके बाद हमने UPSC में भी दिया था, और हमने फाइनेंस कमीशन में भी दिया है, तो उसको आप अच्छे से देखें, और उससे अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए तो आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।